नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के अपने डिस्कवरी परिवार में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसी इतिहास की आज सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको इतिहास का परिचय दिया, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन हैं, इतिहास के पिता अगर हेरोडस है तो हेरोडस इतिहास के पिता क्यों कहलाते हैं। ठीक, भारतीयों में इतिहास लेखन की परंपरा किस प्रकार की थी, इन सभी बातों पर मैंने आपको पहली क्लास में बताया है। आज की क्लास पाषाण काल को लेकर है। किसको? पाषाण काल। पाषाण काल एक प्रकार से बच्चों वो काल है जिसकी जानकारी हमको जो मिलती है वो पत्थर के औजारों से मिलती है। इतिहास क्या है? इतिहास हमारा अतीत ही तो है। अगर मैं आपसे बात करूं इतिहास की, तो इतिहास हमारा क्या है? इतिहास हमारा अतीत है। अतीत है हमारा। अब हमें जो अतीत की जानकारी मिलती है इतिहास में, वो मिलने के स्रोत क्या हैं? देखो बच्चों, मिलने के स्रोत अगर देखा जाए तो मिलने के स्रोत कई तरह के होते हैं। एक तो स्रोत है लेखन, लिखे हुए हो हाथ से, लेकिन लिखे हुए स्रोत को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। किसी भी इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं बच्चों। एक होता है, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के तीन पीरियड हैं बच्चों। एक होता है प्राक ऐतिहासिक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है बच्चों आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, बहुत लोग पढ़ चुके होंगे इसको। और तीसरा होता है बच्चों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ये अलग अलग काल होते हैं, इतिहास को बांटते हैं। ये जो तीन बांटा गया है, ये इतिहास के बारे में नहीं, अतीत के बारे में मिलने वाली जानकारी के स्रोतों के आधार पर है। हमें अपने अतीत के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके स्रोत के आधार पर हम ये बात देख रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर जानकारी मिलती है केवल पत्थरों से, उपकरणों से, मिट्टी की मूर्तियों से, यानी पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है। पुरातात्विक में हम शामिल करते हैं जैसे कि आपका अभिलेख हैं, मूर्तियां हैं, पत्थर के औजार हैं, या अन्य ऐसी अन्य उपकरण हैं, क्योंकि ऐसे तथ्य बच्चों वस्तुनिष्ठ होते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या आत्मनिष्ठ होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अगर मात्र देवी की मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता में अधिक मात्रा में, तो हमने क्या बोला उसको कि वो मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी हमने उसकी व्याख्या इस तरीके से करी। लेकिन क्या हम 100% कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक ही थी? नहीं कह सकते, कि लिखा हुआ स्रोत तो कहीं नहीं है ना, कि लिखे हुए प्रमाण जो होते हैं बच्चों उसमें वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, उसमें आत्मनिष्ठता नहीं हो सकती। कि जो लिख दिया है वैदिक काल में हमें कोई समस्या नहीं है, कि वेदों के वैदिक काल के बारे में वेदों में लिखा हुआ है, तो वहां व्याख्या की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन प्राक ऐतिहासिक वो पीरियड है, वो इतिहास है, वो अतीत है जिसकी जानकारी हमें केवल विभिन्न प्रकार के उपकरणों के आधार पर मिलती है। ये उपकरण किसके हो सकते हैं? ये उपकरण बच्चों पत्थर के हो सकते हैं, ये अभिलेख हो सकते हैं, ये स्मारक हो सकते हैं, ये सिक्के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसे ही उपकरण होने चाहिए। तो जिसकी जानकारी हमें केवल उपकरणों के यानी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिले उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। इसका संधि विच्छेद होता है प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक ना। अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? इस शब्द का संधि विच्छेद बनेगा
प्राक, ये वाला, प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक। अब क्या समस्या होगी? हेलो, है? हाँ, उसमें तो थे वो, रिक्शा में ही आगे, रिक्शा में थे, रिक्शा में आगे होंगे। हम्म, हाँ, वो मिल जाएगा, हम कर ले। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, प्राक मतलब पहले, पहले का, ऐतिहासिक यानी सबसे शुरू का जो काल था, जो प्रारंभ का काल था, वो प्रागैतिहासिक है। जिस अतीत की जानकारी हमें लिखित रूप में भी मिलती है और पत्थर के रूप में भी मिलती है, उपकरण भी है और लिखित सामग्री भी है, उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। लेकिन वो सामग्री पढ़ी नहीं गई, जो लिखे प्रमाण है ना, वो पढ़े नहीं गए हैं, तो आदि ऐतिहासिक। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी में आती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो प्रमाण मिले हैं लिखित, वो पढ़ा नहीं गया बच्चों। पढ़ा इसलिए नहीं गया है क्योंकि हमको उसके समक्ष कोई दूसरी लेखन प्रणाली नहीं मिली। अब उन्होंने, क्योंकि उनकी लिपि भाव चित्रात्मक है, कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। अब उस लिपि में उन्होंने सूर्य का प्रयोग, चंद्रमा का जो चिन्ह बनाए हुए हैं, उनका किस संदर्भ में प्रयोग किया, ये जानकारी नहीं मिल पाती। तो आदि ऐतिहासिक वो समय है जिसकी जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण के साथ साथ लेखन सामग्री से भी मिलती है, लेकिन लेखन सामग्री पढ़ी नहीं गई हो, उसे बोलते हैं आदि ऐतिहासिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता इसी में आती है। ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसकी जानकारी के लिखित प्रमाण हैं, भले ही उसके प्रमाण कैसे हो, उपकरण भी हो, यानी हमें पुरातात्विक स्रोत भी हो और लिखित प्रमाण भी हो, लेकिन वो लिखित प्रमाण पढ़ लिए गए हों। से वैदिक काल है, फिर बौद्ध और जैन काल, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इन सब की जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के उपकरण और लिखी हुई सामग्री से मिलती है। तो क्या बन गया? वो ऐतिहासिक बन गया। आदि ऐतिहासिक कौन सा हो गया? कि जानकारी हमें मिली तो है लिखित, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केवल प्रागैतिहासिक, यानी प्रागैतिहासिक, जिसकी जानकारी हमें केवल किससे मिलती है? हमें केवल मिलती है किससे? उपकरणों से, पत्थर के विभिन्न उपकरणों से मिलती है। तो अगर हम प्रागैतिहासिक की बात करते हैं बच्चों, इस काल की बात हम बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक पीरियड की बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कौन सा काल? पाषाण काल कहते हैं। क्योंकि इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है अधिकतर बच्चों? इसकी हमें जानकारी मिलती है अधिकतर किससे? इसे पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं कि जानकारी हमें पत्थर से मिलती है। किससे मिलती है? पत्थर से। पत्थर को प्रस्तर भी कहते हैं, प्रस्तर भी कहते हैं, और पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, यानी प्रस्तर युग भी बोलते हैं इसको। बहुत सारी किताबों में आपको प्रस्तर युग लिखा हुआ मिलेगा। स्टोन एज बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टोन एज, तो क्योंकि पत्थर को स्टोन नहीं बोलते तो स्टोन एज बोलेंगे इसको। इस पाषाण काल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, कुछ लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, जैसे हमारा पहला जो काल है, अगर हम पाषाण काल की रफली बात करते हैं, ऐसे ही हम बात करें अगर हम पाषाण काल की, तो पहला हमारा पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा जो है बच्चों मध्य पाषाण काल है, और तीसरा हमारा क्या है बच्चों? नव पाषाण काल है। चौथी कैटेगरी को लोग बताते हैं, जो कुछ किताबें मिलेगी आपको, वो ताम्र पाषाणिक है। ताम्र पाषाणिक यानी ऐसा काल जिसमें तांबे का और पाषाण का दोनों का प्रयोग हुआ हो, तांबे का भी और पाषाण का भी, है ना, उसे ताम्र पाषाणिक बोलते हैं। ये नव पाषाण के बाद का काल है, लेकिन स्टोन एज को मुख्यतः 3 भागों में ही बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ठीक, ताम्र पाषाणिक क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो इन तीनों से बिल्कुल अलग है, तो उसको हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां अलग प्रकार से पढ़ते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये लगभग अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग पीरियड मिलेगा। कहीं मिलेगा आपको 25 लाख से 1 लाख, फिर 10,000, फिर 7,000, 4,000 ऐसे मिलेगा। कहीं में आपको 10 लाख से मिलेगा, कहीं में आपको 50 लाख से मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक्चुअली अलग अलग इतिहासकारों ने इस काल की व्याख्या अलग अलग करी है। इस काल को, इस पीरियड को, जो कि लाखों वर्षों का पीरियड है, मान के चलिए कम से कम 10 लाख का तो है ही। जो ये 10 लाख वर्ष हैं, देखो बच्चों, एनसीईआरटी और सविंदर सिंह की जो पुस्तक है, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, और झांसी श्रीमल जैसी पुस्तकें हैं, उनमें इसी काल में बांटा गया है। 10 लाख तक का जो काल, यानी 10 लाख से जो इधर का जो काल होगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, उसकी जानकारी हमें जिस जिस स्रोत के आधार पर मिली, वो पत्थर है केवल एकमात्र। उन लोगों ने, जो लोग थे उस पाषाण काल में, उनको हमने 3 आधार पर जांचा परखा, और उन 3 बेस के आधार पर हमने इस काल को ये 3 नाम दे दिए: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी 10 लाख से लेकर लगभग मान लिया आप 6000 बीसी, बीसीई बोलते हैं बच्चों, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलते, अब बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। यानी जो इस बीच का जो काल है बच्चों, उस काल में उन लोगों ने कैसे हथियार इस्तेमाल किए, हथियार नहीं बोलते, उनको औजार बोलेंगे, कैसे औजार का उपयोग किया, मनुष्य ने खड़ा होकर चलना शुरू किया, कैसे धीरे धीरे उसने डेवलप किया, उसकी बुद्धि कैसे विकसित हुई, उसकी जीवन शैली में कैसा बदलाव आया, जिन औजारों का प्रयोग किया वो औजार, और कैसे मानव एक जगह दूसरी जगह फैला। विशेषकर औजारों के आधार पर और औजार प्रयोग करने के तरीकों के आधार पर हमने इस काल को 3 भागों में बांट दिया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी किस तरह के औजार प्रयोग किए और उनमें कैसा क्रमिक विकास हुआ उन औजारों में। देखो, एक क्रमिक विकास होता है। ऐसे अगर हम अपनी संस्कृति में देखें तो परशुराम, यहां पहले देखो शिव को आदि मानते हैं। शिव किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत परिष्कृत नहीं है। परशुराम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर राम कैसा इस्तेमाल करते हैं, और फिर राम के बाद सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कैसा इस्तेमाल करते हैं। इनके द्वारा प्रयोग किए गए हथियारों में भी एक विकास क्रम देखने को मिलता है। परशुराम के पास केवल खड़ग थी, अपरिष्कृत, उसमें बहुत अच्छा कोई औजार नहीं था। श्री राम के पास तीर और धनुष आ गया, दूर से फेंक कर मारा, चला दिया करते थे। श्री कृष्ण के पास चक्र आ गया, कुछ नहीं करना, उंगली खड़ी करी, चक्र हाथ में श्यों कर दिया, जय गर्दन साफ। हथियार का एक विकास क्रम है। तो इसी तरह का विकास क्रम अगर हम देखें तो इसमें भी हमको दिखाई पड़ता है। पुरा पाषाण काल के लोगों ने अलग हथियार यानी औजारों का प्रयोग किया, मध्य पाषाण काल में अलग हुए, और नव पाषाण काल में अलग औजार प्रयोग हुए। इसके अलावा इन तीनों की जो संस्कृतियां हैं और जो तीनों की युग की विशेषताएं हैं वो भी बच्चों अलग अलग हैं, जो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, देखिए, इतिहास को भी मैंने आपको बताया, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल का बहुत सारा अंश शामिल है, जैसे कि आप जानते हैं मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब ऐतिहासिक काल है। ये काल कौन सा बच्चों? ये काल है आपका जो अब हम पढ़ने वाले हैं, प्राक ऐतिहासिक काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव। मैंने आपको बताया ना अभी, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां अलग काल में आती हैं, ठीक ना। ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, इनमें पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग भी किया, और एक विकास क्रम देखें तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ही बाद में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हुई हैं। एक विकास क्रम होता है, उसी विकास क्रम जिसमें आपको अभी उदाहरण दिया अपने सनातन संस्कृति का, कि कैसे एक के बाद एक हथियार परिष्कृत होते चले गए। परशुराम का हथियार कम परिष्कृत था,
यानी वो कम अच्छा था, श्री राम का हथियार कुछ ज्यादा मजबूत हो गया, और श्री कृष्ण का हथियार उससे मजबूत हो गया। और श्री कृष्ण के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग के हथियार तो आप जानते ही हैं किस तरह के हैं। तो एक विकास क्रम है, तो वही विकास क्रम इनके औजारों में भी देखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृति का काल। देखिए सबसे पहले कौन सा, प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक पीरियड, प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय है जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल क्या है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार का प्रयोग करता था, तो पाषाण काल कहलाता था। ठीक ना। अब यहां ना आपको याद रखना कि पाषाण काल को अगर पूछता है तो 3 भागों में बांटना, आपको 3 भागों में बांटना है, ना कि 4 भागों में बांटना है। ठीक है, चलिए ये होगा आपका प्रागैतिहासिक। अब जो पाषाण काल है वो 3 भाग है, उसमें देखते अगला भाग कौन सा हमारा, देखिए इस इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय मानते हैं। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था, और मानव खाना बदोश और खाद्य संग्राहक था। अब दिमाग में आ गई खाना बदोश क्या है सर, किसको बोलते हैं खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब जैसे ना बच्चों आपने देखा होगा कुछ बंजारे होते हैं, वो आज तो यहां डेरा डालते हैं, कुछ दिन यहां रहेंगे, यहां खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे ऐश लेंगे, कुछ दिन बाद फिर जाके दूसरे जिले में चले जाएंगे, कुछ दिन वहां यही क्रियाकलाप करेंगे, फिर आगे कहीं चले जाएंगे। तो इन्हें बोलते हैं खाना बदोश, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, स्थायी आय का स्रोत नहीं होता, स्थायी कोई इस तरह का जीवन शैली नहीं होती, उन्हें बोलते हैं खाना बदोश। लगभग पूरे भारत में पूरा पाषाण काल के मानव यानी रहा करते थे, कुछ को छोड़कर। जैसे गंगा यमुना संस्कृति का इलाका है, गंगा यमुना दोआब कह लो आप, केरल, कश्मीर, यहां पे क्यों नहीं थे अभी बताऊंगा आपको। तो मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक शिकारी बना। पूरा पाषाण काल यानी जो है ना पूरा पाषाण काल है, देखो पहला पूरा पाषाण काल 10 लाख से शुरू होता है, ठीक। पूरा पाषाण काल में आखेटक बना यानी शिकार करना सीखा। जो उसने हथियार बनाए बच्चों, कुछ ऐसे करके हथियार था उसके पास, ये बच्चों हैंडेक्स है। क्या है, हैंडेक्स। हैंडेक्स बोलते हैं हस्त कुठार को। किसे बोलते हैं, हस्त कुठार। थोड़ा सा परिष्कृत कर दूं, यस। हस्त कुठार, हस्त कुठार बोले तो हाथ की कुल्हाड़ी। इससे बच्चों ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते, बंद होता, ग्रिप बनती बढ़िया, इसमें पत्थर के थे और ये क्वार्टजाइट पत्थर के थे। ऐसे पकड़ता मजबूती से और पशु के सिर पे मतलब धाम देसी के मारता, और पशु चारे खाने चित, और फाड़ा उसको, फलक के माध्यम से फाड़ा। और पहले कच्चा ही मांस खाते थे, भुना हुआ मांस तो अग्नि के आविष्कार के बाद आया है। जब व्यक्ति कच्चा मांस खाएगा तो क्या उसकी बुद्धि ज्यादा विकसित होगी, नहीं होगी, ठीक। चलिए क्रम से देखते हैं। ये तो हो गया मैंने बताया आपको पूरा पाषाण काल, यानी पहले कौन सा, पूर्व पाषाण काल, यानी जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, बात होगी थी हमारी इससे पहले वाली स्लाइड में। अब इसमें क्या है, पूरा पाषाण काल, इसके 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल के कितने भाग है, इसके भी 3 भाग है पूरा पाषाण काल के। पहला भाग कौन सा, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने में, 3 में। अब ये 3 कौन कौन से काल है मैं आपको बताता हूं। पूरा पाषाण काल के 3 काल हैं। पहले कौन सा, पूर्व पूरा पाषाण काल। देखते हैं इसमें आगे क्या है। पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। यानी सबसे पहला समय है, सबसे पहला पीरियड। अपने आप को, इतिहास को समझाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उन परिस्थितियों में अपने आप को रख लो। बच्चों कोई भी कंसेप्ट, कोई भी विचारधारा
जब तक आपकी समझ में नहीं आएगी, जब तक अपने आप को उससे जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे। तो जोड़ो अपने आप को। सोचो उस समय की बात बता रहा हूं आपसे, 10 लाख साल पहले की बात। भारत के अंदर हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं। 10 लाख साल पहले शुरू में बहुत हिम युग रहा, ठंड रही। जब ठंडक रही तो धीरे धीरे मनुष्य जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, बाहर नहीं निकलता था। जैसे जैसे ठंड कम होनी शुरू हुई, बच्चों मौसम में परिवर्तन आना शुरू हुआ, ठंड कम होनी शुरू हुई। धीरे धीरे लोग जंगलों से बाहर निकलने शुरू हुए। जो मैदानी भाग में प्रवेश किए तो मैदानी भाग में उन्होंने देखा पेड़ तो हैं पर पेड़ दूर दूर हैं। पेड़, नदियां बह रही हैं, पानी बह रहा है, वहां की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, नदियां दूर दूर है। तो बच्चों उनको पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए अब उन्होंने चलना शुरू किया। पहले वो ऐसे चलते थे चारों पैरों पे, अब धीरे क्या वो खड़े होना शुरू किया। उन्होंने खड़े होकर पहले ऐसे चले, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जब वो ऐसे चलने लगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी होती चली गई। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो जो हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा है का संपर्क सीधा हमारा दिमाग से ऐसे जुड़ जाएगा और उसका विकसित होना शुरू हो गया। तो दो पैरों पे बैलेंस बनना शुरू हुआ। हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल, 10 लाख साल पहले की बात। तो जैसे मानव नदी के पास आया तो वहां उसको रहने का स्थान मिला। उससे नदियों के आसपास कुछ शिकारी मिले, पत्थर मिले। वो पत्थर किसके थे प्रारंभ में? प्रारंभ में पत्थर बच्चों क्वार्टजाइट के थे। क्वार्टजाइट के पत्थर हुआ करते थे। क्वार्टजाइट क्या होता है बच्चों? क्वार्टजाइट ध्यान रखिएगा, क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है जो नदी में पाया जाता है, जो बहुत हल्का क्षण भंगुर होता है। उसे आप ऐसे फेंक मारो ना जोर से, दिमाग से, वो टूट जाएगा, लेकिन नुकीला होता है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, एक लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं? डेकचून। डेकचून ना मजबूत होता है, दृढ़ होता है, पर जैसे ना फेंक के मारोगे, कुछ चीज पे मारोगे तो टूट जाएगा। तो ऐसी थे ये पत्थर, क्वार्टजाइट के पत्थर, ये टूट जाया करते थे। लेकिन इन पत्थर में नोक होती थी। कभी नोक। पूरा पाषाण काल के लोगों ने दो तरह के औजारों का प्रयोग किया। एक तो था हैंडेक्स। कैसे? हैंडेक्स। उससे बोला हस्त कुठार, जब मैंने अभी बताया आपको, हस्त कुठार हाथ में कुल्हाड़ी की तरह होता था। हम पूरा पाषाण काल के जो मानव था वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर, गंगा यमुना दोआब को छोड़कर, ठीक ना, और केरल को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में पाया गया। संपूर्ण भारत में पाया गया है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? ठंड बहुत ज्यादा थी। गंगा यमुना दोआब में जंगली क्षेत्र बहुत ज्यादा था, जंगल बहुत घने थे। अब क्योंकि व्यक्ति मानव बाहर आ रहा था तो जंगलों से उब गया, बाहर आ गया मैदानी भागों में। उसे शिकार आसानी से मिलने लगा, शिकार आसानी से होने लगे, ठीक ना। इस तरीके से तो मैदानी भागों में आया, तो इनमें नहीं था। केरल में जंगल बहुत ज्यादा थे तो वहां भी वो नहीं था। अधिकांश जो हमको ये बस्तियां मिली हैं, ये तो हमको मिली हैं तमिलनाडु के आसपास से, या फिर मिली है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक थी, ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है पाकिस्तान में। तो इसलिए हमने इस पूरे पूर्व पाषाण काल का जो समय है, इस पूरे पाषाण काल की जो संस्कृति है, उनको दो भागों में बांट दिया गया है। एक चापर, चैपिंग और पेबुल संस्कृति है, एक हैंडेक संस्कृति है। एक कौन सी है? चापर, चापिंग, पेबुल। ये औजारों के नाम है बच्चों। किसके नाम है? औजारों के। अभी आपको मैं बताता हूं कैसे औजार थे ये। अभी मैंने एक ऐसा हथियार बनाया था आपके सामने, ऐसे। तो ये हैंडेक्स था। क्या था ये? ये बच्चों हैंडेक्स था। हैंडेक्स, हस्त कुठार, यहां से पकड़ता मानो और मारता जोर से। अब इसमें एक तरफ ये तो था हैंडेक्स, एक तरफ ऐसे नोक बना दी। अब नोक बना के ना जैसे यहां से पकड़ा और नोक से मारा, तो इससे बोला गया चापिंग। क्या बोला गया? चापिंग, चापर, चापर। और जब दोनों तरफ बना दी गई नोक, जब नोक कहां बन गई? तो जब नोक दोनों तरफ नोक बना दी गई,
जब दोनों तरफ नोक बन गई तो उसे बोला गया चापिंग, चापिंग बोला गया। जब दोनों से मोटा होता था और बीच से ऐसे नुकीला तो उसे हैंडेक्स बोला। जब एक तरफ से काट दिया गया तो वो आपको बच्चों ये बन गया चापर। जब दोनों तरफ से फलक बना दी गई तो बन गया चापिंग। इन्हें क्रोड हथियार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। इसलिए पूर्व पाषाण काल को क्रोड संस्कृति भी कहते हैं। ठीक, क्रोड बोलते। ये क्रोड के हथियार थे। अगर आप इन हथियारों ना देखो, आप दिमाग में वो छीलते कैसे हथियारों को नहीं। आप कभी नदी के पास जाना, किनारे पर आपको नुकीले पत्थर मिलेंगे बहुत, नंगे पैर जाओगे तो आपके पैर में चुभेंगे वो। कैसे? अब ये ना जो क्या होता है, जैसे नदियां आती है, नदी के ना किनारे पत्थर होते हैं, तो नदी का पानी आया बार बार पत्थर से टकराया, तो पानी जब बार बार टकराएगा, 24 घंटे में 1000 बार पानी टकराएगा जब आके, तो पानी कटाव करता है। तो पानी के बार बार टकराने से ये पत्थर नुकीले हो जाया करते थे। तो हैंडेक्स और ये चापर, चैपिंग और पेबुल पत्थर बनाने के लिए ये पत्थर को इस आकार से रखते थे। हालांकि इनके अंदर दिमाग नहीं था कि अगर आप यहां रखोगे तो ये बनेगा और यहां रखोगे तो ये बनेगा, ऐसा नहीं था। ये इनको सडनली पत्थर मिल जाया करते थे नदियों में जाकर कि तो चापर पड़ा है, तो चैपिंग पड़ा है, तो हैंडेक्स पड़ा है। ऐसे नहीं, मतलब ये था कि इनको मालूम था कि अगर ये पत्थर इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा मजबूती होगी। तो उन्होंने पत्थरों ने जब घुमाया पत्थर को, भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग तो आ ही रहा था ना, घुमाया पत्थर को, देखा कि अगर यहाँ पानी बार बार आ रहा है, कटाव कर रहा है पानी, तो यहाँ ये ऐसा पत्थर बन रहा है और यहाँ पत्थर इस तरीके से बन रहा है। तो जल, नदी के जल के कटाव से ये पत्थर बने। उनके पास कोई हथौड़ा छीनी नहीं था कि उन्होंने काटा और पत्थर को बनाया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आपका चापर चैपिंग संस्कृति। देखो, इसी को मैंने आपको कहा कि हमने 2 भागों में बांटा है। चापर चैपिंग होगी तो चापर और चापिंग संस्कृति। इसकी खोज 1928 में डीएन वाडिया ने करी थी। किसने? डीएन वाडिया। चापर और चापिंग, इसको सोहन नदी सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि सोहन नदी घाटी से मिली है। कहां से मिली है? सोहन नदी घाटी से मिली है ये। तो सोहन नदी किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है सोहन नदी, तो वहां से मिली है। तो हमने क्या बोला इसको? चापर, इसको सोहन संस्कृति भी बोल दिया। इसके प्रमाण बेलन से भी मिले हैं। बेलन घाटी, बेलन घाटी कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जी.आर. शर्मा ने इसकी खोज करी है बच्चों। किसने करी है? जी.आर. शर्मा ने इसकी खोज करी है। याद रहेगी बात, जी.आर. शर्मा ने खोज करी है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और, इसी में ये तो चापर चैपिंग संस्कृति में बेलन घाटी में एक नर्मदा नदी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। कौन सा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के हथनोरा से, कहां से? नर्मदा नदी के हथनोरा, हथनोरा से एक मानव का जीवाश्म मिला है। यह भारत में मिला एकमात्र जीवाश्म है जो पूरा पाषाण काल का है। जीवाश्म मतलब जीव का अवशेष, कंकाल। अब पूरा कंकाल थोड़े मिलेगा, उसका कुछ निशानी मिली है। अब हमने कार्बन डेटिंग के द्वारा उन हड्डियों की, उन जो जहां जो चीज मिली है उनकी एज ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग, C14 के द्वारा। आपको मालूम होगा कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। तो C14 के द्वारा कार्बन डेटिंग निकालते हैं। यानी कार्बन डेटिंग मतलब होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर हम उस वस्तु की एज ज्ञात करते हैं, आयु ज्ञात करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अलावा जो जीवाश्म हमें हथनोरा से मिला है, उसकी जो तिथि बैठती है वो पूरा पाषाण काल की बैठती है। अरुण सोनकिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा आपको, अरुण सोनकिया नामक व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी हथनोरा से। हथनोरा में जो ना जीवाश्म मिला है, और कुछ लोग ना कि ये जो जीवाश्म है ये किसी महिला का जीवाश्म है। हड्डी किसकी? किसी महिला की, किसी युवती की हड्डियां हैं, इस तरह का। तो अरुण सोनकिया है जिन्होंने हथनोरा से इसकी खोज करी थी नर्मदा नदी घाटी में। तो इसको नर्मदा मानव भी बोलते हैं, नर्मदा मानव बोलते हैं इसको। ये पूर्व पाषाण काल का है। चापर चापिंग संस्कृति इसकी साम्यता है।
अब जो हमारी सेकंड संस्कृति है बच्चों, वो मैंने आपको बताया, वो हमारी संस्कृति कौन सी है, वो हैंडेक्स है। कौन सी? हैंडेक्स, हस्त कुठार वाली। इसे हम मद्रासन संस्कृति बोलते हैं। मद्रासन संस्कृति, क्या बोलते हैं? मद्रासन संस्कृति। किसको? हैंडेक्स संस्कृति को। क्योंकि इसके जो प्रमाण मिले ना हमको, पहले आपको पता होगा, एक तो मिला अत्रिपक्कम से। कहां से? अत्रिपक्कम। देखो ये हैंडेक्स कला हमारी, हैंडेक्स के जो हमें प्रमाण मिले हैं ना, वो मद्रास से अत्रिपक्कम और बदमदुरे से मिले हैं। नदी कौन सी है? कोर्तलियार नदी। जितने भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे से मिल रहे हैं, कि पहले मानव ने अपना आवास नदी के किनारे बनाया। कारण क्या था? एक तो मैदानी भाग उसको बड़ा मिला, ठीक है ना, वहां पर उसको पानी की उपलब्धता थी, पानी उसको आसानी से उपलब्ध था। जंगलों में पानी की मात्रा कम थी, उसको पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था। अगर पानी की तलाश में जंगलों में, नदी में जाता था, तो वहां शिकारी उसको ज्यादा मिल जाते थे। अब मैदानी भागों में उसको पता है शिकारी दूर तक शिकार आ रहा है, शेर आ रहा है, तो उसे खाएगा, उसे मारेगा मानो कि उसे बचेगा, उससे बच जाता था। उसके पास औजार थे, ठीक ना, उसकी गति मैदानी भागों में ज्यादा थी, जंगल में उसकी गति कम होती थी। तो इसलिए मैदानी भागों में हो रहा, तो हमें तमिलनाडु में कोर्तलियार नदी है, जहां के बदमदुरे और अत्रिपक्कम से हमें मानव प्रमाण यानी हैंडेक्स प्रमाण मिले हैं, औजार मिले हैं, ठीक ना। ये जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, ये बच्चों 1863 में थे। वो था, ये थे पलवरम से रॉबर्ट ब्रूसफूट। रॉबर्ट ब्रूसफूट सबसे पहले कर्नाटक का है। ये कहां पर थे? कर्नाटक। रॉबर्ट ब्रूसफूट, क्वेश्चन आ चुका है रॉबर्ट का। ब्रूसफूट, भारतीय ब्रूसफूट, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक यही हैं। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वो यही है, रॉबर्ट ब्रूसफूट। पलवरम से सबसे पहला हैंडेक्स इन्होंने ही खोजा था, ठीक। फिर अत्रिपक्कम है, बदमदुरे, ये दक्षिण भारत से जुड़े हुए हमारे प्रमाण है पुरापाषाण काल के। तो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो केवल और केवल खाद्य संग्राहक नहीं था, केवल वो खाना बदोश था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता था, बस खाना बदोश था, और शिकारी था, शिकार करता था। उसके जीवन में स्थायित्व नहीं आया था। जब तक स्थायित्व नहीं आएगा, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा। अब ये क्या थे? खाना बदोश थे और शिकारी थे, पूरे भारत में रहा करते थे। ये कहां सोहन नदी घाटी है सिंधु के पास, और कहां आपका अत्रिपक्कम है। पूरे भारत में पुरापाषाण काल के प्रमाण या इनके द्वारा किए गए औजारों का प्रयोग हमको मिला है। पूरे केवल कहां नहीं मिला? जम्मू कश्मीर, गंगा यमुना दोआब और केरल के क्षेत्रों में हमें ये प्रमाण या ये औजार नहीं मिलते बच्चों। अब इसके बाद क्या है? देखो, ये था निम्न पुरापाषाण काल यानी पूर्व पुरापाषाण काल। अब है मध्य पुरापाषाण काल। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल, इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि वो थी क्रोड़ संस्कृति। कौन सी? क्रोड़। क्रोड़ का मतलब था कि एक हथियार, कोई एक पत्थर, कोई अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। एक पत्थर लिया, साइड में ऐसे लगा दिया, पानी आया, उसे काट करता चला गया, और 2-3 महीने में उसको उठा के ले आए। इस तरीके से था मध्य पुरापाषाण काल। आपका बच्चों फलक संस्कृति बोलते हैं इसको, फलक, क्योंकि इस फलक का प्रयोग ज्यादा हुआ। क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ आप कुछ टाइट पत्थर, मजबूत होता है जेस्पर, चार्ट और एंगेट पत्थर का प्रयोग होने लगा। और इस समय किए गए औजारों को हम क्लीवर कहते हैं, स्क्रेपर कहते हैं और पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या कहते हैं? पॉइंट, यानी उन औजारों का नाम है ये, क्लीवर, स्क्रेपर और पॉइंट, ठीक। इसे फलक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति। अच्छा, इसमें हथियार और ज्यादा परिष्कृत हो गए, यानी आप जो ना नुकीले जो पन था वो हो ज्यादा नुकीलापन आएगा हथियारों में, यानी आप शिकार करना और आसान हो गया। किसकी बात है? ये मध्य पुरापाषाण काल की बात है, फलक संस्कृति बोलते हैं। इसका जो पहला प्रमाण मिला था वो नेवासा से मिला था। कहां से बच्चों? नेवासा। कहां से? नेवासा। कहां पर था नेवासा? महाराष्ट्र में है। किसने खोज करी थी? एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने नेवासा में इसके प्रमाण की खोज करी थी, ठीक ना, इसके फलक के। तो इसके काल को हम बोला गया है
फलक संस्कृति काल। क्वार्टजाइट के साथ जैस्पर, चर्ट और एगेंट पत्थरों का इस्तेमाल भी होने लगा था मध्यपुरा पाषाण काल में। ये बहुत लंबा समय था, ये कम समय तक चला था। देखो, उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे उत्तरपुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। यही वो पीरियड है, यही वो समय है जब वास्तव में मानव होमोसेपियन बना। क्या बना? होमोसेपियन। उसके दिमाग धीरे धीरे बढ़ने लगा। उत्तरपुरा पाषाण काल या उच्चपुरा पाषाण काल, इसको इस काल का नाम है ब्लेड एंड ब्यूरिन काल बोलते हैं इसको, ब्लेड एंड ब्यूरिन। इस काल में जैसे होता है ना छेनी, ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल होता है, छेनी जैसे पत्थर, यानी बहुत नुकीले पत्थर। जैसे ना पशु का शिकार तो आपने कर दिया, अब उसे खाल कैसे छीलोगे? तो खाल छीलने के लिए, उसे खाल उतारने के लिए, है ना, उसकी हड्डियों से मांस अलग करने के लिए जो जो औजार प्रयोग हुए उन्हें बच्चों ब्लेड और ब्यूरिन बोला गया। ब्लेड और ब्यूरिन। इस उच्चपुरा पाषाण काल में मनुष्य ने यानी मानव ने चित्रकला करनी शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से लगभग 700 गुफा चित्र मिले हैं। 700 देखिए आप। खोज करी थी 1958 में विष्णुधर वाकणकर ने। किसने? विष्णुधर वाकणकर ने भीमबेटका से खोज करी थी 1958 में। लगभग 700 चित्र मिले हैं वहां। उन चित्रों में बच्चों नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, किस रंग का हुआ है? नीले रंग का प्रयोग। वो जो चित्र बनाए इन्होंने गुफाओं के अंदर, उन्हें बोलते हैं शैलाश्रय। शैल का आश्रय यानी पर्वतों का आश्रय, जहां पर ये मानो ना जैसे भाई मैदानी भागों में थोड़ी हम रहेंगे। जब बारिश आएगी, तूफान आएगा, ठंड होगी, तो थोड़े मैदान में रहेंगे, घुस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो कहां घुसते थे? गुफाओं में घुसते थे। तो उन गुफाओं में जब रहा करते थे तो गुफाओं में खाली तो आदि मतलब ना खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। लेकिन ये अच्छा है कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, दिमाग कुछ करने के लिए कहता है, कमांड करता है कुछ कर। तो उन्होंने गुफाओं के अंदर रहे और धीरे धीरे गुफाओं के अंदर रहकर साफ सफाई कर वहां पर चित्र बनाने शुरू करे। इन चित्रों में शिकार करते हुए लोग दिखाए गए कि एक पशु है, उसके ऊपर कई लोग लगे हुए शिकार करने के लिए। कई में क्या है, ऐसे हाथ में हाथ ऐसे रख रखा है और जैसे बोलते ना झिंगा लाला जू जू, झिंगा लाला जू जू, ऐसे डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे करके। मतलब घूमने उसमें दिखाया गया है, चित्र बनाए गए ऐसे करके। नृत्य के रूप में मिले हैं और शिकार करते हुए, सामूहिक शिकार करते हुए चित्र बने हैं। कहां पर? भीमबेटका में। किस काल के? वो उच्चपुरा पाषाण काल या कह लो उत्तरपुरा पाषाण काल के, ठीक ना। अब अच्छा, ये हथियार उपयोग किए। इस काल का मानव अग्नि से परिचित था। अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ, उसे अग्नि की जानकारी हो गई थी कि हां अग्नि होती है, और अग्नि का प्रयोग करना उसने अभी सीखा नहीं था। प्रयोग अभी अगले काल में करेगा, जो उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, ठीक ना। अच्छा हाँ, ये लोहदार और नाला, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब तो नया नाम उसका बच्चों प्रयागराज है। क्या नाम है? प्रयागराज। लेकिन हमें तो देखो, मुझे तो अगर व्यक्तिगत बात बताऊं, अभी इलाहाबाद कहना अच्छा लगता है। नाम में सांप्रदायिकता नहीं खोजनी चाहिए। खैर, प्रयागराज भी नाम अच्छा है, प्रयागराज, प्रयागों का राजा। लेकिन इलाहाबाद भी नाम इतना खराब नहीं था। तो हमारे मुख से तो अभी भी इलाहाबाद ही निकलता है, क्योंकि हम लंबे समय तक इलाहाबाद में रहे हैं और वहां का जो संस्कृति, जो कल्चर है वहां का बच्चों, बहुत अच्छा है। इलाहाबाद का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बच्चों को 2-3 साल इलाहाबाद जरूर रहना चाहिए। इलाहाबाद में रहकर तैयारी करनी चाहिए। वास्तव में जीवन क्या है, जीवन की कठिनाइयां क्या है, आज तो नहीं, आज से चीजें बदल गई हैं इलाहाबाद में भी। लेकिन इलाहाबाद में आज भी अन्य शहरों की अपेक्षा जीवन के साथ विद्यार्थी का संघर्ष देखा जा सकता है। हम लोग जब रहते थे इलाहाबाद में, तो हम लोग स्टोव पर खाना बनाते थे, स्टोव पर ना, होता ना तेल वाला, और उसमें विद्यार्थियों के लिए अलग से मिट्टी तेल की या केरोसिन ऑयल की व्यवस्था होती थी। तो बहुत संघर्ष है इलाहाबाद में। लगता है कि आज भी यही वास्तव में विद्यार्थी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ऐश और आराम का जीवन विद्यार्थी जीवन नहीं होता है बच्चों। संघर्षशील जीवन हो ही आपको मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। तो आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा उतने ही आप मजबूत बनकर निखरोगे। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप मजबूत नहीं हो सकते। मैंने एक बड़े अच्छे व्यक्ति को सुना है कि कहते हुए कि वो एक
बहुत बड़ा अरबपति, क्या खरबपति है, वही कहते हैं मैं अपने बच्चों को आज भी जब वो अध्ययन के लिए पढ़ रहा है, जा रहा है कहीं, या दिल्ली में कहीं बंबई पढ़ रहा है, तो मैं आज भी उसको अपनी गाड़ी से नहीं भेजता हूं, बस से जाओ बेटा, ट्रेन से जाओ, धक्के खाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि संघर्ष क्या होता है। चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला व्यक्ति कभी भी क्रिएटिव वाला नहीं हो सकता। संघर्ष तो करना पड़ेगा आपको। जीवन में संघर्ष करोगे तभी आप मजबूत और शक्तिशाली बनोगे। जितने बड़े लोग हुए देखो आप, उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, वो कोई हो चाहे, ठीक है। संघर्ष जरूरी है, और इलाहाबाद में संघर्ष हर विद्यार्थी के साथ हमने देखा है खुद। तो ये भी एक प्रकार का जो उच्च पुरापाषाण काल है, ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। पशु उसका शिकार ना कर दे। देखो, शिकार और शिकारी में अंतर यह होता है किसका दांव मजबूत हो। शेर का दांव मजबूत पड़ गया तो व्यक्ति शिकार में आ गया, और व्यक्ति का दांव मजबूत पड़ गया तो शेर का शिकार हो गया। यानी अब संघर्ष वही चल रहा है। तो लगा ना आपको, संघर्ष चल रहा है, इसमें लोग रह रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। और योग्य कैसे बनोगे? जब संघर्ष करोगे। जब तक तपोगे नहीं, सूरज नहीं बन सकते। सूरज बनने के लिए तो अग्नि में तपना ही पड़ेगा। तपने के लिए तैयार रहिए, है ना। चलिए खैर, तो ये बता दें आपको, लेहदा नाला प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। अस्थि निर्मित एकमात्र देवी की मूर्ति मिली है, इसी काल की है, उच्च पुरापाषाण काल की। यानी कहीं ना कहीं चित्रकला का विकास इस काल में हो चुका था। मेनली भीमबेटका वाली शैलाश्रय से हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। अग्नि का परिचय था, लेकिन अग्नि का आविष्कार इस उच्च पुरापाषाण काल में हुआ तो था, पर अभी उसने प्रयोग करना नहीं सीखा था। यह आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, यह आपका मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। यह पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल विकास क्रम में अभी तक हम पढ़ते आते कि मानव केवल पहले खाना बदोश था, धीरे धीरे खाना बदोश से उसने थोड़े अच्छे औजार प्रयोग किए। अच्छे औजारों के बाद धीरे धीरे वो आगे चलकर गुफाओं में चित्रकारी करने लगा। अग्नि उसके जीवन में आई, और ध्यान रखना बच्चों, प्राचीन काल या पाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि का आविष्कार है। पहिए का आविष्कार भी क्रांतिकारी है। ये तीन चीजें, तीन आविष्कार ने दुनिया को बदल के रखा है। नंबर एक, अग्नि का आविष्कार। अग्नि नहीं होती तो मानव कभी भी भुना हुआ मांस नहीं खाता, नहीं रोस्टेड चिकन वो कभी ना खाता, है ना। रोस्टेड होता है ना, रोस्टेड चिकन कभी ना खाता हो। तो उसने मांस को भूनना शुरू किया। जब भुना हुआ मांस खाया तो उसके अंदर शारीरिक क्रियाएं बदली, शरीर के अंदर संरचना बदली, दिमाग और आपका हार्ट का संपर्क सुधरा, दोनों में परिवर्तन आया, चेंज आया, ठीक ना। जब दोनों में बदलाव आया, दोनों में चेंज आया बच्चों, तो बुद्धि ने ज्यादा काम करना शुरू किया। जब बुद्धि काम करेगी तभी तो और चीजें, नई नई चीजें आएंगी, जो कि मध्य पाषाण काल में आई। ठीक, अब हम कहां पर ले आए थे मानव को? हम मानव को ले आए थे गुफाओं के बीच में, जो कि चित्रकारी कर रहा था, नए नए चित्र और मूर्ति बना रहा था। अग्नि से परिचय हो चुका था। मध्य पाषाण काल, जो कि हमारा 10,000 साल पहले शुरू होता है, ये इस काल में आकर बच्चों ध्यान रखिएगा, अग्नि का आविष्कार हो गया। उसने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। सबसे पहला प्रयोग किसके लिए किया अग्नि का? उसने दो चीजों के लिए। जब अग्नि हुई तो जंगल साफ हो गए, उससे वो क्योंकि जंगल बड़ी समस्या थी। आज जंगल बचाना पड़ रहा है, उस समय जंगल अपने आप में समस्या थी। जंगल जब साफ हो गए तो मैदानी भाग ज्यादा मिला, नई घास पैदा होनी शुरू हुई। जब नई घास पैदा होगी तो पशु उसको चढ़ने के लिए आएंगे। जब पशु सामूहिक रूप से आने लगे तो व्यक्ति ने पशुओं का प्रयोग करना शुरू किया। अब भाई ये तो पशु हैं, ये गाय हैं, ये भैंस है, अच्छा ये गाय है, ये दूध भी दे सकती है क्या? अच्छा इसका बछड़ा दूध पी रहा है, अच्छा तो ये दूध क्या हम भी पी सकते हैं? तो इस तरीके से उन्होंने पशु पालन करना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ, जंगल साफ हुए।
जंगल साफ होने के बाद नई घास उगी, उसको चढ़ने के लिए पशु आए, हिरन आया हो या कोई अन्य पशु आया हो, शिकार करना आसान हो गया। पशु का पालना शुरू कर दिया, एक जगह पशु रहने लगे। जब पशुपालन होगा तो लंबे समय तक मनुष्य एक जगह रहेगा। जब एक जगह मनुष्य रहेगा तो हो सकता है कि वो नहीं, जब रहेगा तो वो उसमें स्थायित्व आएगा। जब स्थायित्व आएगा, एक जगह रहेगा मनुष्य, तो उसमें पारस्परिक संबंध बनेंगे, एक समाज का विकास होगा, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भाई तेरे पैर में दर्द है, चल मैं दबा देता हूं। तेरे सिर में दर्द है, चल मैं दबा देता हूं। तेरी गर्दन में दर्द है, चल मैं दबा देता हूं, है ना। ऐसा मतलब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो सामाजिक संरचनाओं का विकास होगा। नजदीक रहेंगे, अभी दूर दूर रहा करते, जब नजदीक रहेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, आवश्यकता बढ़ेगी, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो एक पशु से काम नहीं चलेगा, एक पशु से काम नहीं चलेगा, तो ज्यादा पशु ले आएंगे तो पशु की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए मध्य पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार और अग्नि का प्रयोग माना जाता है। दूसरी बात, जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, क्योंकि हमको जो है ना, जैसे आपका ये कर्नाटक है, वहां से हमें अग्नि ना एक जगह बहुत सारे गोबर के खाद मिला है, आपने गोबर का ना राख मिली है, और वो गोबर है पशुओं का जो होता है ना, अवशिष्ट गोबर कहते हैं उसको, उस गोबर की राख है वो। तो इतना सारा गोबर वैसे तो किसने रख नहीं दिया होगा, चलो भाई गोबर यहां रख दो। पशु एक साथ रहते होंगे, गोबर करते होंगे, बाद में आग लगाई गई होगी तो वहां से राख मिली है। सामूहिक राख मिलने का मतलब ही है कि वहां पर जो था बच्चों पशुपालन होता था। ऐसे पशुपालन के हमें जो पहले प्रमाण मिले हैं वो बागोर से मिले हैं। कहां से मिले? बागोर, जो कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। बागोर से मिले हैं, एक आदमगढ़ से मिले हैं, एमपी मध्य प्रदेश से। बागोर से पहले प्रमाण मिले कृषि, उसके क्या नाम, पशुपालन के। देखो ये मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। समय मानव के हत्यार छोटे आकार के हो गए। मानव के सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब मैंने कहा ना भी आपको, जब एक जगह रहेगा, विभिन्न औजार प्रयोग करेगा, विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग करेगा, तो उसके अंदर वो एक दूसरे के प्रति भावना पैदा होगी। कोई व्यक्ति मरेगा भी, कोई नया व्यक्ति भी आएगा, तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की अवधारणा आ सकती है कि यार इसके प्राण चले गए और तभी कोई दूसरा पैदा हो गया। तो इसलिए ये लोग अंत्योष्टि करते थे। और आपको पता है मध्य पाषाण काल के बाद जब नव पाषाण काल आता है, तो नव पाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति आती हैं। महापाषाणिक संस्कृतियों में मृतक व्यक्ति के साथ उसके दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखा करते थे, जैसे उसके खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री, इस्तेमाल की सामग्री। वो इस बात का प्रमाण था कि ये व्यक्ति यहां रहेगा और अगले जन्म में जाएगा तो इसे ये चीज मिलेगी। आज भी जब संत महात्माओं की समाधि लगाते हैं ना, तो संत महात्माओं की समाधि के साथ साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। एक महान साधु हुए, संत हुए, महात्मा हुए हैं, जब उनकी समाधि हुई तो उनके साथ टॉर्च रखी गई, चप्पल रखे गए, खाने की कुछ वस्तुएं रखी गई, यानी ऐसी वस्तुएं की जो उसको उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हम पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। तो ये ऐसी अवधारणा भी धीरे धीरे मध्यकाल में आने लगी थी। पुनर्जन्म की हम पूरी व्याख्या नहीं कर सकते मध्य पाषाण काल में, लेकिन अंत्योष्टि संस्कार किया जाने लगा था। यानी पहले क्या था, मानो जब तक पूरा पाषाण काल में रहा, अब मर गया था, मर गया, चल छोड़ भाग जा, कुछ नहीं है। यानी उसका मरने के प्रति दया का भाव नहीं था। कोई मर जाता था, जब सामूहिक रूप से रहेंगे तभी तो भावना आएगी। अरे मध्य पाषाण काल की बात है, किसी बात है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में हमें बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ से मिले हैं, ठीक है ना। कल्पक्कम, हमें कल्पक्कम पड़ता है कर्नाटक में, कल्पक्कम वहां से मिले हैं मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में जो औजार थे और जो हथियार थे वो बहुत परिष्कृत हो गए और छोटे हो गए बहुत। तकनीक का आविष्कार क्या हुआ, ज्यादा हुआ। आप देख लीजिए विकास क्रम। पहले मोबाइल बड़े बड़े भारी हुआ करते थे, बड़े बड़े मोबाइल,
छोटा मोबाइल आया, फिर और छोटा आया, फिर और छोटा आया, फिर बहुत छोटा मोबाइल आ गया था। तो यानी विकास क्रम है। पहले एक मोबाइल में केवल क्या था, सुनने और बात करने का, फिर मैसेज करने का भी आ गया, फिर वॉइस कॉल का आ गया, वीडियो का आ गया। हेलो, हाँ प्रभात, अच्छा खोल रहा, एक मिनट बस। फिर वो आ गया, ठीक ना। तो यानी मोबाइल में अब क्या है, छोटा सा मोबाइल इतना सा है ना, एप्पल का मोबाइल इतना सा मोबाइल है, एप्पल का हल्का सा, और दुनिया उसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है मोबाइल में। पहले केवल क्या था, बस लाल और हरा बटन, अरे तो सुन लो, लाल से काट दो। यानी विकास क्रम है, यही विकास क्रम इनके औजारों में है। चलिए, आज की क्लास इतनी रहेगी। अगली जो हमारी क्लास होगी बच्चों, वो ध्यान रखेगा, वो क्लास होगी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लिए। कौन सी वस्तु कहां से मिली, क्या हुआ, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है बच्चों आपके साथ, हमारे साथ जुड़कर? आपको उम्मीद करता हूं आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा मेरी तरफ से अवश्य हुआ होगा। अगर हुआ है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।